हेलो एवरीवन, वेलकम टू। और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। हम रूटीन हीमेटोलॉजिकल टेस्ट में आगे बढ़ रहे हैं और हमने इसके पिछले वीडियो में बहुत सारे टेस्ट को कवर किया है। आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ हीमेटोलॉजी का प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिए और चैनल में सब कुछ आपको दिख जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हम आज डिटर्मिनेशन ऑफ ईएसआर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ईएसआर का दो मेथड से होता है, तो उन दोनों मेथड को हम लोग देखेंगे, लेकिन आज हम पहला मेथड देख रहे हैं। पहले तो ईएसआर क्या है। ईएसआर का फुल फॉर्म एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इरिथ्रोसाइट्स का 1 घंटे के अंदर एक ट्यूब में सेपरेट होकर अस्थिरता से बैठ जाना, उसी को हम नोट करते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो ये सारा कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है, कोई भी एक स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है जिससे हम किसी भी स्पेसिफिक डिजीज़ का पता लगा पाएँ। किसी भी, जैसे कि हम कई बार होता है कि हमें टाइफाइड होता है तो हम विडाल टेस्ट कराते हैं, तो ऐसे ईएसआर किसी भी पर मतलब स्पेसिफिक बीमारी के लिए नहीं है कि अगर हमें डेंगू हुआ है हम ईएसआर चेक करा लेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव पता चल जाएगा। ये उसके लिए नहीं होता है। यह एक तरह का ऐसा पैरामीटर है जो बहुत सारे रोगों को डायग्नोस में उसकी क्या स्थिति है, कितना इन्फ्लामेशन है, उसकी जानकारी के लिए होता है। और जब ये बढ़ जाता है तो बहुत सारे केस होते हैं इसमें। कभी टिश्यू आपका ब्रेक डाउन हो गया हो, या फिर किसी तरह के फॉरेजिन प्रोटीन्स आपके ब्लड सेल में आ जाते हैं, या फिर माइल्ड इन्फेक्शन हो किसी तरह का, तो इन सारी स्थितियों में आपका ईएसआर बढ़ जाता है। तो ये इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस था। आइए हम आगे डिस्कस करते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे मेथड नेम का, किस मेथड से हम करने वाले हैं। तो वेस्टर ग्रीन मेथड से हम करने वाले हैं। कई लोग इसे वेस्टर ग्रीन मेथड भी कहते हैं, अलग अलग उच्चारण, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। लेकिन आइए नॉर्मल रेंज की बात करेंगे तो नॉर्मल रेंज मेल में 0 से 15 mm पर आवर, यानी कि आफ्टर 1 घंटे में आपको 0 से 15 mm तक आपको वो गिरा हुआ ईएसआर दिखना चाहिए। ये अगर 0 से 15 के बीच में है तो ये फिर नॉर्मल कहा जाएगा। फिर 15 से ज़्यादा होता है अगर मेल में, तो फिर दिक्कत वाली बात होती है कि हाँ बढ़ा हुआ है, तो हम समझेंगे किसी भी तरह का आगे। लेकिन फीमेल की बात करेंगे तो 0 से 20 mm होता है। उसी तरह एक खर्च के दरमियान में 0 से 20 mm तक अगर गिरा हुआ ये सर दिखता है तो ये नॉर्मल है। इसे ट्यूब में देखने से पता चलता है कि हम ट्यूब में देखकर इसे पता लगाएंगे। मैं आगे आपको फोटो में दिखाने वाला हूँ। स्पेसिमेन की बात करें तो किस तरह का स्पेसिमेन चाहिए। अधिकतर जब भी हम हीमेटोलॉजी में थे तो हम ईडीटीए की बात कर रहे थे, लेकिन इसमें ईडीटीए को न लेकर हम 3.8 सोडियम साइट्रेट से करेंगे। ईडीटीए का भी यूज़ है, मैं आगे बताऊंगा दूसरे मेथड में, लेकिन इसमें 3.8 सोडियम साइट्रेट हम लेंगे। और फास्टिंग अगर आपको सैंपल मिल जाए तो आपके रिजल्ट में बहुत अच्छा आपको दिखेगा, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। फॉल्स नेगेटिव होने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। अगर 12 से 16 घंटे की फास्टिंग हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा। रिक्वायरमेंट क्या क्या है। रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है। एक तो आपको ट्यूब ले लेना पड़ेगा, वेस्टर्न ट्यूब, और फिर उसके बाद स्टैंड लेना पड़ेगा, एक होल्डिंग स्टैंड जो हॉरिजेंटली आपको सीधा स्टैंड दिखता है, जिसमें हम ट्यूब को टिका कर रख देते हैं 1 घंटे के लिए। और 1 घंटा हमें टाइमर देख के रखना पड़ेगा कि हाँ 1 घंटा हमने पक्का टाइम में उसे लगाया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आप देखिए, ये प्रोसीजर का मैंने पूरा आपको दिखा दिया है कि ये 5 स्टेप में पूरा हो जाता है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, आप 0.4 ml ले सकते हैं ब्लड, और 3.8 ग्राम पर डीएल सोडियम साइट्रेट ले सकते हैं। तो ये कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि 3.8 ग्राम पर डीएल सोडियम साइट्रेट कितने ml ब्लड के लिए यूजफुल है, तो 0.4 ml के लिए वो यूज़फुल होता है। ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में ज़रूर पूछा जाता है कि 3 या फिर उल्टा करके भी इसे पूछ सकता है कि 0.4 ml ब्लड कितना, हम लोग कितना ग्राम पर डीएल सोडियम साइट्रेट ले सकते हैं, तो 3.8 ग्राम पर डीएल सोडियम साइट्रेट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एड ब्लड अप टू मार्क, हमें ब्लड ले लेना है। और उसके बाद हमें पीपेट की सहायता से इसमें क्या करना है, वेस्टर्न में हमें ट्यूब में ब्लड को फिल करना है। कहाँ तक फिल करेंगे, 0 मार्क तक। बाय किसी भी आपको एक तरह का सेक्शन डिवाइस, या फिर आप पीछे पंप लगाकर सिरिंज की सहायता से, आपको जैसे सुविधा हो आप इसे भर सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, पुट इट इन द वर्टिकल पोजीशन का जो स्टैंड होता है उसे हमें पुट कर देना है। 1 आवर का टाइम वेट करना, और देखिए एक बड़ा जूम करके दिखाया गया है कि 1 आवर के बाद ये उसका सेडिमेंटेशन रेट दिखेगा। मैंने ये सर के बारे में पहले ही बताया था कि 3 तरह के आपको दिखेंगे। पहला जो उसमें आपको बफी कोट भी दिखने वाला है,
फिर 3 तरह के स्टेज होते हैं। उसमें कौन कौन से स्टेज होते हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए। 3 स्टेज होते हैं, जिसमें से मैं पहला स्टेज बता देता हूँ, रोलेक्स फॉर्मेशन। दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज आपको बताना है, क्योंकि ये मैं पहले एक बार बता चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो इस तरह से ये पूरा मेथड पूरा होता है। और जैसे ही मेथड पूरा होता है तो हम लोग इसे जो है ना mm/आवर में इसका रिजल्ट देते हैं। mm/आवर आप याद रखिएगा। और इसमें जो हमें कुछ सावधानियां रखनी है, तो सबसे पहले जैसे ही आपका टेस्ट खत्म हो तो इसे जल्दी इमीडिएटली जितना होए आप इस ट्यूब को धो ले, रिंस वाटर से धो ले। और ड्राई करने के लिए आप इंक्यूबेशन, इसे ज़रूर इंक्यूबेशन में रखें, इंक्यूबेटर में रख दे, ताकि वो 40 से 50 डिग्री सेल्सियस पे ये कम से कम तो 1 घंटा के लिए ये इंक्यूबेटर में आपका रहे, तो स्टरलाइज हो पाएगा। और इसे जल्दी करना ये आपके लिए अच्छा होगा। तो इस तरह करके हम ये डिटर्मिनेशन ऑफ ESR को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है बिल्कुल आसान भाषा में, आप बोलचाल की भाषा में से जितना याद रखने की कोशिश करेंगे वो उतना अच्छा होगा। ज़्यादा कुछ बड़ा पंगा नहीं है इस टेस्ट में। इस टेस्ट का मैंने एक प्रैक्टिकल वीडियो, जो कि आज हम डिस्पोजेबल ट्यूब के साथ कर रहे हैं, वो वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप ज़रूर देख लीजिए। उम्मीद है सबको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। नीचे किसी भी तरह की अगर आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, नोट्स चाहिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।